हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ स्कूल। आई एम सृष्टि। आज की इस ज्यूरिस्प्रूडेंस की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ, जो कि है जुडिशियल प्रेसिडेंट। तो देख लेते हैं कौन सी हेडिंग हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट एंड इट्स डेफिनेशन। फिर देखेंगे स्टे डिसाइसिस का क्या मतलब होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि केस लॉ जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, रेशियो डेसिडेंडी एंड ऑबिटर डिक्टा। अब इन दोनों का क्या मतलब है और इनका क्या रेलेवेंस है, बाइंडिंग कौन सा होता है कौन सा नहीं, वो देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे सर्कमस्टांसेस वेयर द बाइंडिंग फोर्स ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट आर डिस्ट्रॉयड। कब जुडिशियल प्रेसिडेंट बाइंडिंग नहीं माना जाएगा, कब उसका बाइंडिंग फोर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो इसमें देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशंस जिसमें ऐसा होता है वो डिस्कस करेंगे। लास्टली हम लोग डिस्कस करेंगे पोजीशन इन इंग्लैंड की, प्रेसिडेंट की इंग्लैंड में क्या पोजीशन है और इंडिया में क्या पोजीशन है। एंड एट द लास्ट हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एज ऑलवेज जुडिशियल प्रेसिडेंट से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट क्या होता है। तो प्रेसिडेंट मतलब ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई डिसीजन जो कि कोर्ट एक बार दे चुकी है और वही रूल जो है सब्सिक्वेंटली बाकी लोअर कोर्ट्स में फॉलो किया जाता है। ये जनरल मीनिंग है प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट मीन्स अ बिहेवियर which is previously adopted and becomes a rule or example for subsequent cases। एक हायर कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया है, जो प्रिंसिपल ले डाउन कर दिया है, जो लोअर कोर्ट्स है दे आर बाउंड बाय दैट डिसीजन और सब्सिक्वेंट केसेस में उनको वही रूल एज एन एग्जाम्पल अप्लाई करना पड़ता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंट। अब हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट फॉलो कहाँ कहाँ होता है। तो जो कॉमन लॉ फॉलो करती है कंट्रीज, कॉमन लॉ कंट्रीज फॉर एग्जांपल यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यहाँ पर प्रेसिडेंट फॉलो होता है। मींस जो हायर कोर्ट्स का डिसीजन है, लोअर कोर्ट्स आर बाउंड बाय दैट डिसीजन एंड दे फॉलो इट। बट जो कॉन्टिनेंटल कंट्रीज है फॉर एग्जाम्पल फ्रांस, जर्मनी, इटली, यहाँ पर प्रेसिडेंट फॉलो नहीं होता। इसका मतलब जजेस जो है आर नॉट बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट्स। तो हम लोग ने देखा मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मीन्स ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई प्रिंसिपल विच इज लेड डाउन बाय द हायर कोर्ट एंड वो सब्सिक्वेंट केसेस में सेम रूल फॉलो किया जाएगा लोअर कोर्ट के द्वारा। कॉमन लॉ कंट्रीज में ये फॉलो करते हैं। कॉन्टिनेंटल कंट्रीज फॉर एग्जांपल फ्रांस, जर्मनी और इटली में इसको फॉलो नहीं किया जाता। सो द टर्म प्रेसिडेंट इज डिफाइंड बाय जेंक्स डिक्शनरी इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अ जुडिशियल प्रेसिडेंट इज अ डिसीजन बाय competent court of justice upon a disputed point of law, becomes not merely a guide but an authority to be followed by all courts of inferior jurisdiction administering the same system until it has been overruled by the superior court of justice or by statute। अब लोग देखते हैं कि स्टेयर डिसाइसिस का क्या मतलब होता है। तो जनरल टर्म जो स्टेयर डिसाइसिस है ये डॉक्ट्रिन है जो इवॉल्व किया गया है। इसमें कहा गया है कि द कोर्ट्स शुड स्टैंड बाय द प्रेसिडेंट। ये एक पॉलिसी है जिसमें कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है ऑलरेडी लेड डाउन जजमेंट्स हैं, द कोर्ट्स शुड फॉलो देम। ये स्टेयर डिसाइसिस का मतलब। जुडिशियल प्रेसिडेंट ये कहता है कि जो भी न्यू प्रिंसिपल्स, जो भी रूल्स इवॉल्व करता है कोर्ट, लोअर जुडिशरी जो है सब्सिक्वेंट केसेस में वही फॉलो करेगी। और स्टेयर डिसाइसिस एक डॉक्ट्रिन है जो कि कोर्ट को एम्पावर करता है कि यू शुड अडर और यू शुड फॉलो दिस प्रेसिडेंट। तो ये एक जुडिशियल डॉक्ट्रिन इवॉल्व किया गया है जिसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट को फॉलो करना चाहिए कोर्ट्स के द्वारा। अब हम लोग स्टेयर डिसाइसिस का मतलब देखते हैं। तो स्टेयर डिसाइसिस एक लैटिन टर्म है। ये लैटिन शब्द है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लेट द डिसीजन स्टैंड इन इट्स राइटफुल प्लेस। तो स्टेयर डिसाइसिस अज्यूम करता है या प्री सपोज करता है कि देयर इज अ हायरार्की ऑफ कोर्ट। हायरार्की ऑफ कोर्ट मतलब कि एक सुपीरियर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट है। तो एक हायरार्की, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जिसपे कोर्ट्स अरेंज है। सबसे टॉप पे एक लेवल पे कोर्ट है, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। तो ये स्टेयर डिसाइसिस इस प्रिजम्पशन पे बेस्ड है। मीनिंग इसका होता है कि व्हेन द डिसीजन ऑफ द कोर्ट कंटेन्स अ न्यू प्रिंसिपल। कोई हायर जुडिशरी है, उसने एक डिसीजन निकाला जिसमें एक न्यू प्रिंसिपल उसने इवॉल्व किया है। तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं उस जुडिशरी की, वो बाउंड होंगी सेम डिसीजन देने को अगर सेम केस आता है। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट ने या प्रीवी काउंसिल ने हेल्ड किया था कि माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा, तो जो लोअर कोर्ट्स होंगी सेम डिसीजन उनको देना पड़ेगा अगर कोई भी माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो दे आर बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट्स अगर न्यू प्रिंसिपल देती है। पर इक्विवेलेंट कोर्ट्स का क्या होगा? मीन्स अगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ
न्यू प्रिंसिपल निकाला है, तो क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी सेम प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है, इक्विवेलेंट कोर्ट्स बाउंड नहीं होंगी, उसमें उस बॉम्बे हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसका परसुएसिव वैल्यू होगी, मतलब दे विल रिस्पेक्ट द डिसीजन बट दे आर नॉट बाउंड टू फॉलो इट। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट को हायर कोर्ट्स का डिसीजन फॉलो करना पड़ेगा, पर अगर इक्विवेलेंट कोर्ट है तो उसमें कोऑर्डिनेट ज्यूरिसडिक्शन लग जाता है, मतलब वो रिस्पेक्ट करेंगे उस डिसीजन का बट वो उससे बाउंड नहीं होंगे। यही स्टे डिसाइसिस का पूरा प्रिंसिपल है। फर्दर पर्पस क्या है स्टे डिसाइसिस? पर्पस यही है कि एक बार अगर कोई चीज़ डिसाइड हो गई है, एक बार पूरा न्यू प्रिंसिपल ले डाउन कर दिया गया है एक मैटर ऑफ फैक्ट्स में, तो फिर से बाकी कोर्ट्स को फिर से उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप जो एक तो डिसीजन ले डाउन कर दिया गया, आप हर केस में जिसमें सेम फैक्ट्स आ रहे हैं वही लगाते जाइए। तो इससे क्या होता है कि कंसिस्टेंसी रहती है जजमेंट में, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, डिस्प्यूट नहीं अराइज होगा। सेम एक बार ले कर दिया गया, ले डाउन कर दिया गया कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, जो भी अब कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसमें सेम वही केस हम लोग अप्लाई कर देंगे। यूनिफॉर्मिटी रहेगी, कंसिस्टेंसी रहेगी और एक्सपीडियंसी भी रहेगी, मतलब और कन्वीनियंट रहेगा बाकी लोअर कोर्ट्स को भी कि उनको टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये इसका पर्पस हो गया। तो हम लोग देखा स्टे डिसाइसिस लैटिन टर्म से आया है। फिर हम लोग स्टे डिसाइसिस एक डॉक्ट्रिन है जो कहता है कि कोर्ट शुड फॉलो द प्रेसिडेंट्स। फिर हम लोग देखा लैटिन टर्म का मतलब है लेट द डिसीजन स्टैंड इट्स राइटफुल प्लेस। इट प्रीसपोजेस हायरार्की ऑफ कोर्ट की एक टॉप लेवल पे कोर्ट है, उसके नीचे भी कई कोर्ट्स हैं। फिर हम लोग देखा कि अगर कोर्ट कोई न्यू प्रिंसिपल इवॉल्व करती है तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स विल बी बाउंड बाय दैट डिसीजन, बट इक्विवेलेंट जो कोर्ट्स होती हैं, जो सेम लेवल पे कोर्ट्स हैं, वो बाउंड नहीं होंगी। उस जजमेंट का वहाँ पर परसुएसिव वैल्यू होगा या फिर कोऑर्डिनेट ज्यूरिसडिक्शन उसको कहते हैं, वो बाउंड नहीं होंगी बट वो रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे के डिसीजन, वो डिसीजन चेंज भी कर सकते हैं। फर्दर हम लोगों ने पर्पस देख लिया, ऑब्जेक्ट देख लिया कि कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी और एक्सपीडियंसी लाता है ये स्टे डिसाइसिस का डॉक्ट्रिन। अब हम लोग देख लेते हैं टू पार्ट्स ऑफ द डिसीजन। जो भी डिसीजन कोर्ट देती है उसके दो पार्ट होते हैं, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है रेशियो डेसिडेंडी और दूसरा होता है ऑबिटर डिक्टम। तो रेशियो डेसिडेंडी और ऑबिटर डिक्टम क्या होता है, कौन सा बाइंडिंग होता है, कौन सा नहीं, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं रेशियो डेसिडेंडी। रेशियो डेसिडेंडी मतलब कोर्ट जो भी रीजन देती है एक डिसीजन पर पहुंचने के लिए, वो रेशियो डेसिडेंडी होता है। दैट इज रीजंस फॉर डिसीजन और जनरल प्रिंसिपल इवॉल्व्ड इन अ केस। कोई भी केस में जो मैटर्स पर्टिकुलर कोर्ट के सामने आते हैं उसको डिसाइड करने में कोर्ट या जजेस जो रीजन दे रहे हैं, जो जनरल प्रिंसिपल्स इवॉल्व कर रहे हैं, उसको कहते हैं रेशियो डेसिडेंडी। तो रीजन फॉर डिसीजन इज रेशियो डेसिडेंडी एंड इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द जजमेंट। ये जजमेंट में मेंशन होता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका बाइंडिंग इफेक्ट भी होता है। तो reasons or the general principle involved in the case is ratio decidendi. It forms part of the judgment and it has a binding effect. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो भी रेशियो डेसिडेंडी दिया है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स उससे बाउंड होंगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कि एक केस आया था मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। इस केस में कहा गया था कि माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड अब इनिशियो। ये रेशियो है, ये रीजन है फॉर द डिसीजन और इट इज अ जनरल प्रिंसिपल इवॉल्व्ड इन द केस। सिमिलर केसेस में सेम प्रिंसिपल अप्लाई करेगी सबऑर्डिनेट जुडिशरी। तो इसको कहते हैं रेशियो डेसिडेंडी और ये बाइंडिंग हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक केस आया था रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल इस केस से इवॉल्व हुआ था। इस केस में जज का नाम था ब्लैकबर्न जे। तो इन्होंने कहा कि व्हेन पर्सन कीप्स डेंजरस थिंग इन हिज प्रीमिस और इन हिज लैंड एंड दैट डेंजरस थिंग एस्केप्स and other person is harmed by this या फिर it causes damage to another person, तो ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई करता है। पर्सन विल बी लाइबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर ही वाज नेग्लिजेंट और नॉट। तो ये एक रीजन दिया था उन्होंने डिसीजन का, ये जनरल प्रिंसिपल इन्होंने इवॉल्व किया था। ये सब्सिक्वेंट जो भी केसेस आए उसमें अप्लाई किया गया स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल। तो ये इसको कहते हैं रेशियो डेसिडेंडी और रीजन फॉर द डिसीजन एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द जजमेंट। अब हम लोग दूसरे पे आते हैं ऑबिटर डिक्टम। ऑबिटर डिक्टम की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो दी गई थी लॉर्ड हेल्सबेरी के द्वारा इन हिज बुक लॉज ऑफ इंग्लैंड। तो ऑबिटर डिक्टम की हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है वो देखते हैं। लॉर्ड हेल्सबेरी इन हिज बुक लॉज ऑफ इंग्लैंड डिफाइन टर्म ऑबिटर डिक्टम एज अ स्टेटमेंट विच इज नॉट नेसेसरी टू द डिसीजन, विच गो बियॉन्ड द ओकेजन एंड ले डाउन द रूल दैट इज अननेसेसरी फॉर द पर्पस इन हैंड, leaving no binding authority on another court, though they have some merely persuasive efficacy. अब ऑबिटर डिक्टम का मतलब क्या होता है? तो सिंपल इसका मतलब है कि जो भी स्टेटमेंट्स या ओपिनियन जज दे रहा है टू रीच द पर्टिकुलर डिसीजन, जो
उन्होंने जनरली बोल दिया स्टेटमेंट या फिर उन्होंने कोई ओपिनियन दिया इन रिलेशन टू द केस, तो वो ऑबिटर डिक्टम कहलाता है। जनरली जो ऑबिटर डिक्टम है, दिस इज नॉन बाइंडिंग पार्ट ऑफ द जजमेंट। क्वेश्चन अगर आता है कि वेदर इट इज बाइंडिंग और नॉट, तो इट इज नॉट बाइंडिंग। ये जनरली जजेस ने जो ऑब्जर्व किया, जिस चीज को यूज करके वो डिसीजन तक या रेशियो तक पहुंचे हैं, वो ऑबिटर डिक्टम है। जनरली इट इज नॉट बाइंडिंग एंड इट डजंट फॉर्म पार्ट ऑफ द जजमेंट। जजमेंट पे ये लिखा नहीं होता है, जजेस का ये ओपिनियन है, उनका पर्सनल ओपिनियन है। अब इसकी सिचुएशन क्या है, तो इंग्लैंड में इट इज नॉट बाइंडिंग। सुपीरियर जो कोर्ट है वहां पर, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है या फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो उनका जो डिसीजन है, ऑबिटर डिक्टम है, वो बाइंडिंग नहीं होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। इंडिया में क्या सिचुएशन है, इंडिया में सेम सिचुएशन थी कि ऑबिटर डिक्टम बाइंडिंग नहीं होगा, बट एक केस आया स्वर्ण सिंह लांबा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। स्वर्ण सिंह लांबा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 के केस में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑबिटर डिक्टम बाइंडिंग होगा हाई कोर्ट में। सर्टेन केसेस में अगर कोई मैटर ऑफ लॉ है, कुछ लॉ से रिलेटेड जजेस ने बोला है, ओपिनियन दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस जो कह रहे हैं वो हाई कोर्ट पे बाइंडिंग होगा। इस केस में ऐसा ऑब्जर्व किया गया था। तो इंग्लैंड में तो बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है, चाहे हाई कोर्ट ने भी कहा हो, कभी नहीं। इंडिया में इस केस से के बाद से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो ऑबिटर डिक्टा कह रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो ओपिनियन दे रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, इफ इट इज रिलेटेड टू मैटर ऑफ लॉ, देन वो हाई कोर्ट्स में बाइंडिंग होगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं अनदर हेडिंग, सर्कमस्टांसेस वेयर द बाइंडिंग फोर्स ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट आर डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब है ऐसी सिचुएशंस जब जुडिशियल प्रेसिडेंट बाइंडिंग नहीं माने जाएंगे। ऐसा किन किन सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस में होगा, ये हम लोग देख रहे हैं इस हेडिंग में। तो ऐसे 6 सिचुएशंस हैं। पहला है इग्नोरेंस ऑफ स्टैट्यूट, दूसरा है इनकंसिस्टेंसी बिटवीन अर्लियर डिसीजंस ऑफ हायर कोर्ट्स, प्रेसिडेंट सब साइलेंशियो, डिसीजन ऑफ इक्वली डिवाइडेड कोर्ट, एरोनियस डिसीजन एंड एब्रोगेटेड डिसीजन। तो इन सब सिचुएशंस में जो प्रेसिडेंट है इट विल लूज इट्स बाइंडिंग फोर्स। तो इसका मतलब है कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी विल नॉट बी बाउंड बाय सच प्रेसिडेंट। तो पहला है इग्नोरेंस ऑफ स्टैट्यूट। अगर किसी केस में जज डिसीजन देता है आफ्टर इग्नोरिंग द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ स्टैट्यूट और वो अप्रिशिएट नहीं करता कि स्टैट्यूट में एक्चुअली लिखा क्या है और वो डिसीजन दे देता है इन इग्नोरेंस ऑफ द वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट, देन उस सिचुएशन में वो जो डिसीजन देता है वो बाइंडिंग नहीं माना जाएगा, बिकॉज इट इज गिवन आफ्टर इग्नोरेंस ऑफ द स्टैट्यूट। दूसरा है इनकंसिस्टेंसी बिटवीन अर्लियर डिसीजंस ऑफ हायर कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट है जो इक्वल रैंक की है, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट हो गई और इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गई, दोनों सेम रैंक की कोर्ट है, कोऑर्डिनेट ज्यूरिसडिक्शन है। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर वो लोग कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट देते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ और कहा, सेम मैटर में इलाहाबाद में कुछ और कहा गया, तो जब उनके डिसीजंस कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में भी वो जुडिशियल प्रेसिडेंट बाइंडिंग नहीं होगा। इस सिचुएशन में भी इट विल लूज इट्स बाइंडिंग फोर्स। नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट सब साइलेंशियो। इसका मतलब है कि व्हेन अ पॉइंट ऑफ लॉ इज नॉट फुल्ली परसीव्ड इन द कोर्ट, व्हेन इट इज नॉट फुल्ली आर्ग्यूड इन अ कोर्ट। अगर एक पॉइंट ऑफ लॉ पे हम लोग ने सही से डिसीजन ही नहीं किया, उसको और आर्ग्यू ही नहीं करा, उसको छोड़ दिया, उसको कोर्ट के सामने ही नहीं लाया, देन इस केस में भी इसको कहते हैं प्रेसिडेंट सब साइलेंशियो एंड इट विल लूज इट्स बाइंडिंग फोर्स। फोर्थ है डिसीजन ऑफ इक्वली डिवाइडेड कोर्ट। इक्वली डिवाइडेड कोर्ट का क्या मतलब है, अब कोर्ट में जब एक जज दे रहा है डिसीजन तो उसको सिंगल बेंच कहते हैं, 2 जजेस दे रहे हैं तो उसको डिवीजन बेंच कहते हैं। फॉर एग्जांपल डिवीजन बेंच है और एक जज ने कुछ कहा, दूसरे ने अगेंस्ट कह दिया, एक ने फॉर में दूसरे ने अगेंस्ट में, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में दिक्कतें अराइज होगी। तो ऐसे में जो डिसीजंस आते हैं वो बाइंडिंग नहीं होंगे बिकॉज द कोर्ट इज इक्वली डिवाइडेड। इस सिचुएशन में क्या करते हैं, तीसरे जज को बुलाया जाएगा, एक थर्ड इंडिपेंडेंट जज को बुलाया जाएगा और वो जो बोलेगा, वो जिसके फेवर में डिसीजन देगा वही डिसीजन माना जाएगा। नेक्स्ट है इरोनियस डिसीजन। अगर डिसीजन इज गिवन ऑन द मिसकंसीव्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, कोई एरर है डिसीजन में, गलत लॉ को लगा दिया है और जज ने डिसीजन दिया है, तो वो डिसीजन प्रेसिडेंट के रूप में बाइंडिंग नहीं माना जाएगा बिकॉज इट इज एरोनियस इन नेचर, उसमें एरर है, उसमें मिस्टेक है। लास्ट इज एब्रोगेटेड डिसीजन। एब्रोगेटेड डिसीजन मतलब एक कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, दूसरी कोर्ट ने उसको ओवर रूल कर दिया, रिवर्स कर दिया, एब्रोगेट कर दिया, हटा दिया, तो फिर इट विल लूज इट्स बाइंडिंग फोर्स। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है A.K. गोपालन के केस आया, उसके बाद मेनका गांधी के केस में A.K. गोपालन के केस को ओवर रूल कर दिया गया। तो अब A.K. गोपालन के केस में जो भी डिसीजन आया था वो अब प्रेसिडेंट या बाइंडिंग नहीं माना जाएगा। अब
क्योंकि वो ओवर रूल हो चुका है। अब मेनका गांधी वाला केस बाइंडिंग माना जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन जहां प्रेसिडेंट बाइंडिंग नहीं माना जाता। अब हम लोग लास्ट हेडिंग देखने जा रहे हैं इस लेक्चर की, पोजीशन ऑफ इंग्लैंड एंड इन इंडिया। तो इंडिया में और इंग्लैंड में जुडिशियल प्रेसिडेंट को लेके क्या पोजीशन है वो हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इंग्लैंड की सिचुएशन देखते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या था कि इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड जो है, उनकी जो हाईएस्ट कोर्ट है, उसका जो डिसीजन है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स तो उससे बाउंड रहते ही थे। पहले हाउस ऑफ लॉर्ड भी अपने डिसीजन से बाउंड रहता था। मींस अगर जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड ने कोई भी डिसीजन दिया है तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी उसको फॉलो करते थे और हाउस ऑफ लॉर्ड खुद भी उसको फॉलो करने के लिए बाउंड था। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स डिसीजन वाज बाइंडिंग नॉट ओनली ऑन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बट ऑन हाउस ऑफ लॉर्ड इटसेल्फ। लेटर द पोजीशन वाज चेंज्ड। पहले पोजीशन ये थी कि हाउस ऑफ लॉर्ड के डिसीजन से वो खुद भी बाउंड रहेगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी बाउंड रहेंगी। बट बॉयज वर्सेस चैपलिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आया और इस केस से पूरी सिचुएशन चेंज कर दी गई। इस केस से कहा गया कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के डिसीजन से सिर्फ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ही बाउंड रहेंगी और हाउस ऑफ लॉर्ड खुद बाउंड नहीं रहेगा। तो इसमें ऑब्जर्व किया गया बाय लॉर्ड चांसलर दैट हाउस ऑफ लॉर्ड वुड नो लॉन्गर कंसिडर इटसेल्फ एब्सोल्युटली बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजन। तो खुद के डिसीजन को वो लोग रिपील, ओवर रूल या अब्रोगेट कर सकते थे, हटा सकते थे, रिवर्स कर सकते थे, बट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बाउंड रहती। तो पहले सिचुएशन थी कि वो खुद के डिसीजन से भी बाउंड रहते थे। बॉयज वर्सेस चैपलिन का जो केस आया उसमें कहा गया कि वो अब खुद के डिसीजन से बाउंड नहीं रहेंगे, वो अपने डिसीजंस को ओवररूल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं द पोजीशन ऑफ इंडिया विद रिगार्ड टू जुडिशियल प्रेसिडेंट की। जुडिशियल प्रेसिडेंट की क्या सिचुएशन थी, वो बाइंडिंग थे कि नहीं थे, ये सब हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा में हम लोग समझ रहे हैं। तो सबसे पहले जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया था तब क्या सिचुएशन थी। तो सबसे पहले 1813 में एक मिस्टर डॉरेन थे, उन्होंने कहा कि जुडिशियल प्रेसिडेंट को हम लोगों को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन और स्टैट्यूटरी फोर्स प्रदान करना चाहिए। लॉ में हम लोग को इंक्लूड कर देना चाहिए कि जो हायर कोर्ट्स के डिसीजन है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स उससे बाउंड रहेंगी, जुडिशियल प्रेसिडेंट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए हमें। फिर फर्दर 1813 के बाद जब प्रिंटिंग विंटिंग का प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ, पब्लिकेशन शुरू हुआ, तो जुडिशियल प्रेसिडेंट जो है वो बहुत इट अज्यूम्ड अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस हो गई, क्योंकि अब जो डिसीजंस दिए जा रहे थे वो प्रिंट हो सकते थे, वो हम लोग बना के रख सकते थे, प्रिजर्व कर सकते थे उनको, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। इसके बाद 1935 का जो एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस एक्ट में सबसे पहले जुडिशियल प्रेसिडेंट को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया गया। इसके सेक्शन 212 में ये लिखा हुआ था कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय द प्रिवी काउंसिल एंड बाय द फेडरल कोर्ट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। तो सबसे पहले 1935 के एक्ट में ही प्रेसिडेंट को मान्यता दी गई, उसको रिकॉग्नाइज किया गया, उसको स्टैट्यूटरी फोर्स दिया गया। अब हम लोग देखते हैं 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, उसका इन्फोर्समेंट हो गया था। तो अब इसके बाद क्या सिचुएशन है, तो अगर हम लोग देखें, हम लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 141 में कहा गया है कि द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। ये अब प्रेजेंट सिचुएशन है। तो प्रेसिडेंट्स और जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को कहाँ से स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 141 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी लॉ बनाता है इट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। अब एक डिस्प्यूट अराइज हुआ, एक प्रॉब्लम अराइज हुई कि यहाँ लिखा हुआ इट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। क्या ऑल कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट भी इंक्लूडेड है? क्या सुप्रीम कोर्ट विल ऑल्सो बी बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजन? तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम अराइज हुई, इसको अब हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि आर्टिकल 141 में दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। फिर यहाँ कंट्रोवर्सी अराइज हुई कि जो टर्म फ्रेज यूज हुआ है ऑल कोर्ट्स, वेदर इट विल इंक्लूड सुप्रीम कोर्ट और नॉट, क्या सुप्रीम कोर्ट भी अपने डिसीजन से बाउंड होगी कि नहीं होगी, यहाँ क्वेश्चन अराइज हुआ। तो इसमें एक केस आया, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1955 का केस था। इस केस में ये सिंपली कहा गया कि द टर्म ऑल कोर्ट्स एक्सक्लूड द सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन से बाइंडिंग नहीं होगा, अपने डिसीजन से बाउंड नहीं होगा, ये अब ले डाउन कर दिया गया है इस जजमेंट से। तो हम लोग देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व करा इस केस में। इन द केस ऑफ बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुप्रीम कोर्ट observed that there is nothing in the Indian Constitution which prevented the Supreme Court from departing from its previous decision of its own if it was satisfied of its error
एंड ऑफ इट्स बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसका अर्लियर डिसीजन था वो एरोनियस था या फिर इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, देन सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजंस को चेंज कर सकता है, उनको ओवर रूल कर सकता है। तो अब इस केस के बाद ये सिचुएशन है कि द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स एक्सक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन से बाउंड नहीं होगा। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्लासिक एग्जाम्पल है गोलकनाथ का केस। अगर हम लोग देखें 1967 का गोलकनाथ के केस से सुप्रीम कोर्ट के जो दो अर्लियर इंपॉर्टेंट केसेस थे, शंकरी प्रसाद का केस और सज्जन सिंह का केस, वो दोनों ओवर रूल कर दिए थे। तो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह का केस भी सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था। उसके बाद गोलकनाथ के केस से वो स्टार्टिंग के दोनों शंकर प्रसाद और सज्जन सिंह को ओवर रूल कर दिया गया था। तो हम लोग आखिरी में एक लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज रोल ऑफ जजेस। रोल ऑफ जजेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसमें दो थ्योरीज दी गई हैं, एक डिक्लेरेटरी थ्योरी है, दूसरी है ओरिजिनल लॉ मेकिंग थ्योरी। अब हम लोग देख लेते हैं कि इन दोनों थ्योरी का क्या मतलब है, कौन एक्सपोनेंट्स थे। सबसे पहली थ्योरी है डिक्लेरेटरी थ्योरी। डिक्लेरेटरी थ्योरी के एक्सपोनेंट्स का ये मानना था कि द लॉ इज मेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर ही सिर्फ लॉ बनाता है, जजेस लॉ नहीं बनाते। जजेस सिर्फ उस लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, दे फाइंड द लॉ और एक्सपाउंड द लॉ। तो इनका मानना था कि द पार्लियामेंट ओनली लेजिस्लेट एंड जजेस ओनली इंटरप्रेट और फाइंड द लॉ। इसके मेन एक्सपोनेंट्स हैं हेल, ब्लैकस्टोन एंड कार्टर। इसका क्रिटिसिज्म दिया था ऑस्टिन एंड बेंथम ने। उन्होंने कहा था कि समटाइम्स जजेस ऑल्सो मेक द लॉ गिविंग इट न्यू शेप बाय इंटरप्रेटिंग इट। तो ऑस्टिन और बेंथम ने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि ऐसे बहुत से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें जजेस भी लॉ बनाते हैं, तो ये थ्योरी गलत है। दूसरी थ्योरी है ओरिजिनल लॉ मेकिंग थ्योरी। इस थ्योरी के एक्सपोनेंट्स थे लॉर्ड बेकन, डाइसी, ग्रे एंड सैलमंड। इन लोगों का ये मानना था कि जजेस मेक द लॉ इन द सेम सेंस एज द पार्लियामेंट डज। इसका मतलब है पार्लियामेंट तो लॉ बनाता ही है, बट कुछ ऐसे सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस जिसमें जजेस भी लॉ बनाते हैं। तो पिछली थ्योरी में ये कहा कि जजेस लॉ नहीं बनाते, सिर्फ पार्लियामेंट बनाता है। इस थ्योरी में कहा गया कि जजेस भी कुछ सर्कमस्टांसेस में लॉ बनाते हैं एज द पार्लियामेंट मेक इट। At the end, let's discuss some multiple choice question relating to the topic precedent as a source of law. पहला क्वेश्चन है रेशियो डेसिडेंडी ऑफ अ केस इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस है द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इन द केस, द फाइनल डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स और लीगल रीजंस ऑन विच द रिजल्ट ऑफ द केस डिपेंड्स, एंड द पार्ट ऑफ द जजमेंट विच हैज़ परसुएसिव इफेक्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स on which the case depends. Next question है which one of the following statement is correct? Judges declare the law, judges make new law, judges declare law and also make law, and last is judges do not make law. तो इसका आंसर होगा C, judges declare the law and also make law. ये ओरिजिनल लॉ मेकिंग थ्योरी ने ऐसा कहा था कि जजेस लॉ बनाते भी हैं और डिक्लेयर भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रेसिडेंट इज डिस्ट्रॉयड और वीकेंड बाय पब्लिक ओपिनियन, एब्रोगेटेड डिसीजन, रेस जुडिकेटा और लेस पेंडेंस। तो इसका आंसर होगा एब्रोगेटेड डिसीजन। जो भी डिसीजंस ओवर रूल हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, चेंज कर दिए जाते हैं, तो उसमें प्रेसिडेंट लूज इट्स बाइंडिंग फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस पर्टेन्स टू A. Settled judicial hierarchy of court and law reports. B. The settled role of judges with regard to interpretation of law. C. Emergence of the concept of sovereignty of parliament. And D. Growing authority and prestige of few judges. तो इसका आंसर होगा A. Settled judicial hierarchy of courts and law reports. जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि stare decisis presupposes hierarchy of courts. तो इसका आंसर होगा A. Next question है the law declared by the Supreme Court is binding on all courts within the country of India. But the Supreme Court is not bound by its own decision. ये किस केस में कहा गया था? तो ये कहा गया था ऑप्शन डी, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1955 का ये केस था। Let's see the next question now. Indicate the circumstances which destroy the binding force of judicial precedent. किन सिचुएशन circumstances में precedent loses its binding force? ऑप्शन है ignorance of statute, precedent sub silentio, inconsistency between earlier decisions of higher court, या डी all of the above। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, all of the above। इन ऊपर की तीनों सिचुएशन में प्रेसिडेंट लूज इट्स बाइंडिंग फोर्स एज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लेक्चर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से क्या सही है? ए, जुडिशियल प्रेसिडेंट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ. बी, प्रेसिडेंट मे बी अथॉरिटेटिव और परसुएसिव. सी, authoritative precedent is one which has a binding force and the judges must follow it. तो ये तीनों सही हैं. इसका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है. All of the above is true. So the next and the last question is, the constitutional basis of the doctrine of precedent is contained in which of the following article? कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विच रिकॉग्नाइजेस द कंसेप्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 141, जिसमें कहा गया है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट एक्सक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ. So this was all for today. I will see you in another class with another topic related to law. Thank you so much for watching.